नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बीआरजी में। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी वर्णमाला के बारे में। और हिंदी वर्णमाला का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। हिंदी वर्णमाला के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले उन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं कि कल हमने जो पढ़ा था उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। निम्न में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। तो मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ और आपको बताना है कि निम्न में से किस स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो निम्न में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किन वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। निम्न में से किन वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है और आपको बताना है इसका आंसर। तो किस वर्ण को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है? अंग को कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोगवाह नाम निम्न में से किस, अगर देखा जाए, आचार्य ने दिया है। अयोगवाह नाम किस आचार्य ने दिया है? तो अयोगवाह नाम किशोरीदास वाजपेयी जी ने दिया है। इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। जब इस तरह क्वेश्चन है आपको 11 ही टिक करना है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर पूछे चाहे सिर्फ स्वर पूछे, आपको 11 ही टिक करने हैं। एक क्वेश्चन चलिए दोस्तों मैं आपसे और पूछता हूँ कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि स्वर के प्रकार। अब हिंदी वर्णमाला में स्वर के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 संधि स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 संधि स्वर। अब क्वेश्चन आता है ह्रस्व स्वर क्या होते हैं या संधि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसे हम मूल स्वर, इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। स्वर का दूसरा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं संधि स्वर। संधि स्वर। अब क्वेश्चन बनता है कि ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर क्या होते हैं। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर, इनकी संख्या 4 है। ये 4 संख्या कौन कौन सी है? तो पहला है आ, ई, उ और ऋ। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आ, ई, उ और ऋ, ये कैसे स्वर है? ह्रस्व स्वर है, मूल स्वर या लघु स्वर है। अब चलिए दोस्तों, हम देखते हैं संधि स्वर की तरफ। तो संधि स्वर भी अपने आप में 2 प्रकार के हैं। संधि स्वर की कुल संख्या 7 है। ये 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर और नंबर 2 संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर, नंबर 2 संयुक्त स्वर। अब क्वेश्चन आता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर में बड़ा आता है, बड़ी ई और बड़ा उ। दीर्घ स्वर हमारे 3 हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ा। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ये 4 कौन कौन से हैं? पहला ए, ओ और औ। ए, ओ और औ। अब ये संयुक्त स्वर है तो कहीं ना कहीं 2 स्वरों से मिलकर बने होंगे। अब यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि ए किन किन स्वरों से मिलकर बना है। ए किन किन स्वरों से मिलकर बना है, या ए किन किन स्वरों से मिलकर बना है, या ओ किन किन स्वरों से मिलकर बना है, या औ किन किन स्वरों से मिलकर बना है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझना है ये दीर्घ स्वर हैं। इन दीर्घ स्वर से ही कहीं ना कहीं संयुक्त स्वर बने हैं। जब छोटा और बड़ा का मेल छोटी और बड़ी के साथ किया जाता है तो हमारा ए बनता है। जब छोटा और बड़ा का मेल छोटी और बड़ी के साथ किया जाता है तब हमारा ए बनता है। इसी प्रकार से जब छोटा और बड़ा का मेल ए और ए के साथ किया जाता है तो हमारा ए बनता है।
और जब छोटा और बड़ा का मेल छोटू ऊ और बड़ू ऊ के साथ किया जाता है तो ओ बनता है। और जब छोटा और बड़ा का मेल ओ और ओ के साथ किया जाता है तो हमारा ओ बनता है। इसको हम लिखते हैं, जब छोटा और बड़ा आ का मेल छोटी ई और बड़ी के साथ होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। इसी प्रकार से जब छोटा और बड़ा आ का मेल ए और ए के साथ होता है, ए और ए के साथ होता है तो हमारा ए बनता है। इसी प्रकार से जब छोटा और बड़ा का मेल छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ होता है तो हमारा ओ बनता है। छोटा और बड़ा का मेल छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ होता है तो हमारा ओ बनता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो छोटा और बड़ा का मेल जब ओ और ओ के साथ होता है तो हमारा ओ बनता है। आपने पढ़ा होगा कि व्यंजन में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजनों में अगर देखा जाए 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार से स्वरों में भी 4 संयुक्त स्वर होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 है, लेकिन 4 संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 है। अब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है, और 4 3 कितने होते हैं, 7। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी हुई, 7। हमारा स्वरों का प्रकार की टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जैसे मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, या सबोज या घोष के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, या प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए दोस्तों हेड डालते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अभी तक हमने स्वर के बारे में समझा था कि स्वर क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था स्वर के प्रकार क्या होते हैं। अब इसमें तीसरी हेडिंग है स्वरों का वर्गीकरण। आपको यहाँ पर समझना है विद मैप से। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है इस तरह से, अब वो स्वरों का वर्गीकरण करना चाह रहा है, तो वो किस प्रकार से करेगा। कहीं ना कहीं मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। कुछ स्वर ऐसे हैं जो मात्रा काल के आधार पर बोले जाते हैं, कुछ स्वर ऐसे हैं जो जीभ के आधार पर बोले जाते हैं, कुछ स्वर ऐसे जो ओठों की स्थिति के आधार पर बोले जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि स्वरों का वर्गीकरण हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला हमें ये पॉइंट पढ़ना है, मात्रा काल या उच्चारण या प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ना है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है ओठों की या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें और पढ़ना है कि हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें हमें और भी पढ़ना है प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके अलावा हमें पढ़ना है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये कुछ हमें वर्गीकरण पढ़ने हैं। तो पहला वर्गीकरण हम स्टार्ट करते हैं, मात्रा काल, उच्चारण काल या प्रयोग काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहली हेडिंग पड़ेगी मात्रा काल या उच्चारण काल या प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मात्रा काल, उच्चारण काल या प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो मात्रा काल, उच्चारण काल या प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा काल, उच्चारण काल या प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
ह्रस्व स्वर, इसे हम लघु स्वर, इसे हम मूल स्वर या इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। पहला पॉइंट है इसी में ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, अर्थात बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम अर्थात एक मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। ये 4 कौन कौन से हैं? तो 4 हैं आ, ई, उ और रे। आ, ई, उ और रे। मात्रा काल के आधार पर दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक स्वर। ये स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, उन्हें द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। इन 7 को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर, नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी और बड़ा। संयुक्त स्वर 4 कौन कौन से हैं? ए, ओ और औ। मूल दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ और औ। आगे हमें इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ना है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। परिभाषा आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे राम, राम, ओम। इन स्वर का या प्लुप्त स्वरों का उच्चारण किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में, नाटक में या संवादों में किया जाता है। दोस्तों, पहला वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण क्या है हमारा? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दूसरी हेडिंग पड़ेगी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मान लीजिए ये आपकी इस तरह से जीभ बनी हुई है। अभी जीभ का अगर देखा जाए, जीभ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जीभ का अग्रभाग है, ये जीभ का अग्रभाग है, ये जीभ का मध्य भाग है और ये जीभ का पश्च भाग है। जीभ का पश्च भाग है। जीभ को 3 भागों में विभाजित किया गया है स्वर के आधार पर। स्वर के आधार पर जीभ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जीभ का अग्रभाग, नंबर 2 जीभ का मध्य भाग और जीभ का पश्च भाग।
अब क्वेश्चन आता है, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर में देखेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से किया जाता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अग्रस्वर से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो अग्रभाग में अगर देखा जाए, जीभ के अग्रभाग में देखा जाए तो ये 4 स्वर बोले जाते हैं, छोटे ई, बड़े ई और ए। ए और ए। जीभ के मध्य भाग से आ बोला जाता है। जीभ के पश्चिम भाग से उ, औ और आ। ये चंद्र बिंदु वाला इस तरह से आ है, ये वाला आ है, उ, ओ और आ। अब जब जीभ के अग्रभाग से ई, ए और ए बोले जाते हैं तो ये अग्रस्वर कहलाएंगे। तो अग्रस्वर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला अग्रस्वर हो जाएगा ई, ए और ए। मध्य स्वर, मध्य भाग से कौन सा बोला जा रहा है स्वर, आ, तो मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा, आ। पश्चिम भाग से कौन कौन से स्वर बोले जा रहे हैं, उ, औ और आ, तो ये हमारे पश्चिम स्वर हो जाएंगे, उ, औ और आ, उ, ओ और आ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया है जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 आवृतमुखी और नंबर 2 वृत्तमुखी। नंबर 1 आवृतमुखी और नंबर 2 वृत्तमुखी। अब आवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं। फिर वृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 आवृतमुखी स्वर और नंबर 2 वृत्तमुखी। आवृतमुखी और वृत्तमुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। मान लीजिए तुम्हारे होंठ है, मान लीजिए गोलाकार, इस तरह से नहीं हो रहे हैं, होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है आवृतमुखी स्वर में से कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ से लिखते हैं अग्रस्वर और मध्य स्वर। उसके साथ साथ आपको बड़ा यहाँ से लेना है, इसमें आपको बड़ा और ऐड करना है। यहाँ पर अलग से फिर से लिख देंगे बड़ा। ई, ए, आ और आ, ये सब आवृतमुखी स्वर होते हैं और बाकी जो बचे हैं पश्च स्वर ये सब वृत्तमुखी स्वर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर छोटा इस तरह लिखेंगे, बड़ा ई, बड़ी उ और उ। ये कैसे स्वर होते हैं, जिसमें हमारे होंठ उ और उ पे नहीं जाना है, ए और ए पे रहना है, ए और ए। ये ऐसे स्वर हैं जिसमें हमारे होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। वृत्तमुखी स्वर वह होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोलाकार होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोलाकार होते हैं उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये निम्न है हमारे, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और आ। उ, ओ और आ। अब हम पढ़ेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट वर्गीकरण है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला प्रकार है विवृत स्वर। पहला प्रकार क्या है? विवृत स्वर। इसको हम ओपन स्वर भी बोलते हैं, ओपन विवृत स्वर। दूसरा है अर्धविवृत, अर्धविवृत। तीसरा कौन सा है? संवृत। और चौथा कौन सा है? अर्धसंवृत। अब क्वेश्चन आता है विवृत स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। इसकी परिभाषा आप ले सकते हैं, सभी की परिभाषा आप ले सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें हम विवृत स्वर बोलते हैं। अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग में आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग में आधा खुलता है उन्हें हम अर्धविवृत स्वर बोलते हैं। संवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम संवृत स्वर बोलते हैं। अर्धसंवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग में आधा बंद रहता है उन्हें हम अर्धसंवृत स्वर बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो विवृत स्वर होता है हमारा बड़ा। अर्धविवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ये अर्धविवृत होते हैं छोटा, उसके बाद ए, उसके बाद ओ और ये आ। संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? तो संवृत होते हैं हमारे ई, ऊ और ऊ। अर्धसंवृत स्वर कौन से होते हैं? तो अर्धसंवृत होते हैं हमारे ए और ओ, ए और ओ। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 विवृत, विवृत में आ स्वर आता है। दूसरा है अर्धविवृत, अर्धविवृत में आ, ए, ओ और आ आता है। संवृत में ई, ऊ और ऊ आते हैं और अर्धसंवृत में ए और ओ आते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब क्वेश्चन आता है हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है निरनुनासिक और दूसरा है अनुनासिक। पहला क्या है? निरनुनासिक, इसे हम मौखिक स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है अनुनासिक। तो डालेंगे हेडिंग हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 निरनुनासिक, निरनुनासिक, इसे हम मौखिक स्वर भी कहते हैं, इसे हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा क्या है? अनुनासिक, दूसरा है अनुनासिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि निरनुनासिक या मौखिक स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से निकले उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह व नाक दोनों से निकले उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं।
अब निरनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है हमारा आ और ई, आ और ई। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? अब इन्हीं आ पर अगर देखा जाए ये चंद्रबिंदी टंग जाती है, इसी बड़े आ पर ये चंद्रबिंदी टंग जाती है और इसी ई पे ये चंद्रबिंदी टंग जाती है। तो हवा मुंह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। नंबर 1 निरनुनासिक और नंबर 2 अनुनासिक। अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। छठा पॉइंट है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात नोट कर लिखना है, जितने भी स्वर हैं यानी 11 के 11 स्वर अर्थात सभी स्वर अल्प प्राण है, ये आपको नोट करके भी लिखना है और ये इंपॉर्टेंट है। सभी स्वर कैसे हैं? अल्प प्राण है। प्राणत्व का मतलब होता है हवा का बाहर निकलना। अगर मुंह से हवा जब कम निकलती है तो उसे अल्प प्राण बोलते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है उसे हम महाप्राण बोलते हैं। लेकिन सभी के सभी स्वर कैसे हैं? अल्प प्राण हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। नंबर 1 सघोष और अघोष, सघोष और दूसरा है अघोष। पहला क्या है? सघोष और दूसरा क्या है? अघोष। घोषत्व के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 सघोष और नंबर 2 अघोष। अब सघोष क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष स्वर बोलते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष स्वर बोलते हैं। लेकिन आपको नोट करके लिखना है सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे हैं? सघोष हैं। सभी स्वर कैसे हैं? सघोष हैं। इसी प्रकार से सभी स्वर कैसे हैं? अल्प प्राण हैं। ये आपको नोट करके लिखना है, सभी के सभी स्वर अल्प प्राण हैं और सभी के सभी स्वर कैसे हैं? सघोष हैं। तो हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के प्रकार क्या होते हैं और स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों